नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। दोस्तों, इससे पहले हमने हल्दी घाटी का युद्ध देखा। हल्दी घाटी के युद्ध में निर्णायक विजय राणा प्रताप को मिली। इसके बाद अकबर के द्वारा भेजे गए सैनिक अभियान देखे जो 1576 से लेकर के 1584 तक भेजे गए, जिनके अंदर एक प्रमुख हल्दी घाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध था। जहां हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, वहीं दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ और इस युद्ध में अमर सिंह विजय हुए, जो राणा प्रताप की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अकबर के विरुद्ध। अकबर का अंतिम सैनिक अभियान 1584 में भगवंत दास के भाई जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में आया था। ठीक है, जयपुर के सैनिक अधिकारी थे जगन्नाथ कछावा आमेर के, उन्हीं के नेतृत्व में अकबर ने अपना अंतिम सैनिक अभियान 1584 में भेजा था। इसके अलावा आपको पीछे क्लास में जो एक बात याद रखनी वो ये है कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में अकबर ने 3 बार राणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा, तो वह व्यक्ति था शाहबाज खां। ठीक है, अब इसके आगे जब अंतिम सैनिक अभियान अकबर ने 1584 में भेजा, इसके बाद अकबर ने कोई सैनिक अभियान राणा प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा, जिसके 2 कारण ये थे कि एक तो अकबर उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत को भी भारत में शामिल करना चाहता था, मुगल साम्राज्य में शामिल करना चाहता। तो अकबर दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर के बिजी हो गया और इसके बाद अकबर के उत्तराधिकारी सलीम, जो आगे जाके जहांगीर के नाम से बादशाह बनेगा, इसने अकबर के अंतिम समय में विद्रोह प्रारंभ कर दिए। इसलिए अकबर मेवाड़ की राजनीति में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो 1584 के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक भी सैनिक अभियान नहीं भेजा। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक भी सैनिक अभियान नहीं भेजा। ठीक है, तो कल हमने बात की थी 1584, व्यक्ति का नाम है जगन्नाथ कछावा और अंतिम सैनिक अभियान। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जब प्रताप के हाथ से चित्तौड़ चला गया, गोगुंदा का क्षेत्र उनके हाथ से जा चुका था, जिस पे उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया था, लेकिन मुगल सैनिकों का खतरा उन पर बना हुआ था। तो ऐसे में प्रताप कुंभलगढ़ में सुरक्षित नहीं रह सकते थे और कुंभलगढ़ भी उनके हाथ से जा चुका था। तो ऐसे में प्रताप ने, एक व्यक्ति है जिसका नाम है लूणा चावंडिया। ठीक है, प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित किया तथा लूणा चावंडिया का चावंड क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कौन से क्षेत्र पर? चावंड क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इसी चावंड को प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, देखिए आपके पास राजधानी का क्रम आ गया है। जो हमने नागदा से शुरुआत की थी, उसके बाद इस क्रम में जो शायद 6वीं राजधानी है वह चावंड है, जो राणा प्रताप के द्वारा बसाई गई। राणा प्रताप के द्वारा चावंड को राजधानी कब बनाया गया था? 1585 में। ठीक है, 1585 में इसे अपनी राजधानी बनाया गया तथा इसी चावंड के अंदर राणा प्रताप ने महल बनाए। ठीक है, फिर एक प्रश्न, मेवाड़ी शासकों की चावंड राजधानी कब से कब तक रहती है? तो 1585 से लेकर के 1615 तक मेवाड़ के जो शासक हुए उनकी राजधानी कौन सी थी? चावंड। तो जिनमें एक तो आपके प्रताप और दूसरे आपके अमर सिंह। तो अमर सिंह और प्रताप दोनों की ही राजधानी कुछ समय के लिए कौन सी रही थी? चावंड रही थी। तो याद रखना है आपको, 1585 से लेकर के 1615 तक मेवाड़ी शासकों की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? चावंड थी। नेक्स्ट बात करूं मैं प्रताप की मृत्यु। तो 19 जनवरी 1597 चावंड में, ठीक है, जो उनकी राजधानी थी चावंड में ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने से घायल हो गए और 19 जनवरी 1593 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है, राणा प्रताप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त घायल हो गए
कुछ समय बाद 19 जनवरी 1597 को चावल में उनकी मृत्यु होगी। अब राणा प्रताप की मृत्यु हुई तो इनकी दाह संस्कार होगा, इनकी छत्री बनेगी। तो राणा प्रताप का अंतिम संस्कार बांडोली गांव में किया गया और यहीं पर इनकी छत्री बनी थी। बांडोली कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, राणा प्रताप का अंतिम संस्कार उदयपुर बांडोली गांव में किया गया और यहीं पर ही इनकी छत्री बनी है। किंतु वर्तमान में यह छत्री एक बांध में डूब गई है। ठीक है, वर्तमान में यह छत्री एक बांध में डूब गई। अब गांव में छत्री बनी हुई थी, बांध का निर्माण किया गया और छत्री बांध में डूब गई है। तो वर्तमान में ये छत्री नहीं है, बांध में डूबी हुई है। तो ये राणा प्रताप की मृत्यु हो गई 19 जनवरी 1597। अब बात करें प्रताप का कुछ सांस्कृतिक योगदान या उसके दरबारी विद्वान। तो एक दरबारी विद्वान इसके जिनका नाम है चक्रपाणि। ठीक है, प्रताप के एक दरबारी विद्वान जिनका नाम है चक्रपाणि मिश्र, इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई। एक किताब जिसका नाम है विश्व वल्लभ और दूसरी बुक जिसका नाम है मुहूर्त माला। ठीक है, विश्व वल्लभ और मुहूर्त माला किसके द्वारा लिखी गई? चक्रपाणि मिश्र के द्वारा। चक्रपाणि मिश्र किसके दरबारी विद्वान हैं? महाराणा प्रताप के। ठीक है, प्रताप के दरबार में एक चित्रकार भी था जिसका नाम था निसार दीन। ठीक है, निसार दीन और चक्रपाणि मिश्र किसके दरबारी विद्वान और चित्रकार है? तो राणा प्रताप के। प्रताप के दरबार में एक जैन मुनि हेम रतन सूरी निवास करते थे। जैन मुनि थे जिनका नाम था हेम रतन सूरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। तो गोरा बादल पद्मिनी चौपाई की रचना किसके द्वारा की गई थी? हेम रतन सूरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है माला सांधु। यह दरबारी संगीतज्ञ थे। ठीक है, दरबारी संगीतज्ञ जिनका नाम क्या था? माला सांधु। और एक व्यक्ति का नाम है दरबारी विद्वान जिसका नाम है भामा शाह। ठीक है, भामा शाह। भामा शाह ने जब प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तो ऐसी परिस्थिति में भामा शाह ने ईडर में राणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्रा दी, भेंट की। इसीलिए भामा शाह को मेवाड़ का रक्षक उद्धारक या कर्ण कहा जाता है। ठीक है, दान देने की वजह से भामा शाह को मेवाड़ का रक्षक उद्धारक या कर्ण कहा जाता है। हेमरतन सूरी जिन्होंने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई लिखी। माला सांधु ने संगीतज्ञ थे। भामा शाह एक व्यक्ति का नाम है। इन्होंने ईडर में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब होने पर उन्हें दी, जिस वजह से इन्हें मेवाड़ का रक्षक या उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, भामा शाह प्रताप के दरबार में दीवान के पद पर भी कार्य किया। ठीक है, दीवान के पद पर भी क्या किया? कार्य। तो ये बात थी महाराणा प्रताप की। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात है अपनी राणा प्रताप के पुत्र जिनका नाम है अमर सिंह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात है राणा प्रताप के पुत्र जिनका नाम है अमर सिंह। 1597 से लेकर के 1620 तक का शासन जिस व्यक्ति का है वह है अमर सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में
चावंड में ही अमर सिंह का राज्याभिषेक 1597 में हुआ। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में चावड़ में ही अमर सिंह का राज्याभिषेक 1597 में हुआ, क्योंकि चित्तौड़ अभी मुगलों के अधिकार में है। इस वजह से अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चावड़। अमर सिंह के समय दिल्ली में 2 मुगल बादशाह हुए। एक मुगल बादशाह जिनका नाम है अकबर, ठीक है। अकबर का समय 1556 से लेकर के 1605 तक था। दूसरा मुगल बादशाह जिसका नाम है जहांगीर, और जहांगीर का समय 1605 से लेकर के 1627 तक था, ठीक है। तो अमर सिंह के समय 2 मुगल बादशाह हुए जिनका अमर सिंह के साथ संघर्ष चला। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध तो अंतिम सैनिक अभियान मैंने कल बताया था 1584 में जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजा, किंतु अकबर ने अमर सिंह के विरुद्ध 2 बार सैनिक अभियान भेजा, एक 1599 में और एक 1600 में, और ये दोनों ही सैनिक अभियान जहांगीर अकबर के पुत्र के नेतृत्व में भेजे गए। जहांगीर पुत्र के नेतृत्व में भेजे गए। इन सैनिक अभियानों का उद्देश्य भी अमर सिंह को अधीनता स्वीकार कराना था, किंतु जहांगीर ने इस कार्य में विशेष रुचि नहीं दिखाई और जहांगीर अमर सिंह को अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा, ठीक है। तो अकबर के समय भी अमर सिंह के विरुद्ध 2 बार सैनिक अभियान जहांगीर के नेतृत्व में भेजा गया, किंतु जहांगीर ने रुचि नहीं दिखाई और जहांगीर इस योजना में असफल रहा। अब चूंकि 1605 में जहांगीर स्वयं बादशाह बना, 1605 से लेकर स्वयं 1627 तक स्वयं बादशाह बना। अब जहांगीर की ये इच्छा है, साम्राज्य विस्तार हर मुगल शासक की इच्छा है। तो जब जहांगीर को लगा कि अब सत्ता थोड़ी स्टेबल हो गई है, वो मजबूती से गद्दी बैठ गया, उसका विरोध थोड़ा कम हो गया है, तो उसने मेवाड़ की ओर ध्यान दिया और जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध या मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैनिक अभियान भेजे। एक 1608, 1609 और 1612, ठीक है। 1608 में महावत खां के नेतृत्व में भेजा था। एक व्यक्ति है जिसका नाम है महावत खां। नेक्स्ट है 1609 का सैनिक अभियान अब्दुल्ला के नेतृत्व में भेजा। पहला सैनिक अभियान महावत खां के नेतृत्व में भेजा और 1609 का सैनिक अभियान अब्दुल्ला के नेतृत्व में भेजा। फिर 1612 में जहांगीर ने राजा बासु के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, राजा बासु, किंतु ये तीनों ही इन सैनिक अभियानों में असफल रहे। इनके अभियान का मुख्य उद्देश्य अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करना या पराजित करना। तो महावत खां, अब्दुल्ला, राजा बासु तीनों ही अमर सिंह को अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहे, किंतु इन्होंने कुछ छुटमुट क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इनके बार बार आक्रमण की वजह से मेवाड़ की सेना कमज़ोर हो गई, ठीक है, कमज़ोर हो गई। मेवाड़ की सेना कमज़ोर हो गई थी इनकी बार बार आक्रमण से। जब जहांगीर को अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी तो जहांगीर अत्यधिक क्रोधित हुआ और जहांगीर अत्यधिक क्रोधित होने की वजह से 1613 में स्वयं अजमेर आ गया, ठीक है। तो अजमेर मुगलों के अधिकार का क्षेत्र था, तो जहांगीर स्वयं 1613 में अपना दरबार लेके कहाँ गया? अजमेर। तो 1613 से लेकर के 1616 तक जहांगीर ने दिल्ली दरबार अजमेर में लगाया। इम्पॉर्टेंट है, 1613 से 1616 के मध्य जहांगीर ने अपना जो दरबार था वह अजमेर में ही लगाया था। अजमेर आने का मुख्य उद्देश्य अमर सिंह को पूर्णतः पराजित करना, ठीक है। ऐसे में 1613 से लेकर के 1615 तक जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम
जो आगे जाकर के शाहजहाँ के नाम से गद्दी बैठेगा। अपने पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किए। ठीक है, मेवाड़ पर आक्रमण किए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। उनमें जनता का कत्लेआम शामिल था, खड़ी फसल को जला देना था। ठीक है, जनता का कत्लेआम करना था, खड़ी फसल को जला देना और ज़्यादा से ज़्यादा मेवाड़ को नुकसान पहुंचाना। तो 1613 से 1615 के बीच खुर्रम ने मेवाड़ क्षेत्र पर कई आक्रमण किए और मेवाड़ में लोगों को नुकसान पहुंचाया। ऐसी परिस्थिति में बार बार हो रहे आक्रमण की वजह से मेवाड़ी सेना परेशान हो गई, सरदार भी परेशान, जनता भी परेशान कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, कब तक दुश्मनों से छुप करके रहा जाएगा। जब मेवाड़ी सैनिकों को और सरदारों को लगा कि दुश्मन का सामना करना आसान नहीं है, तो ऐसे में इन्होंने रुख बदला और रुख बदल करके करण सिंह, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कर्ण सिंह, ये कर्ण सिंह अमर सिंह के पुत्र हैं। कर्ण सिंह के ने अपने पिता अमर सिंह को मुगलों से संधि करने को कहा। ठीक है, कर्ण सिंह ने अपने पिता अमर सिंह को मुगलों से संधि करने के लिए कहा कि हम अगर मुगलों से संधि कर ले तो यह आक्रमण, यह प्रतिरोध रुक सकता है और जनता को बचाया जा सकता है, अन्यथा मेवाड़ी सत्ता समाप्त हो जाएगी, सिसोदिया वंश का अंत हो जाएगा। अमर सिंह प्रताप के वंशज हैं, प्रताप के पुत्र हैं, जिन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अमर सिंह अधीनता स्वीकार करना अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो ऐसे में अमर सिंह अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, किंतु मेवाड़ी सरदारों के प्रभाव और कर्ण सिंह के कहने पर अंत में अमर सिंह मुगलों से संधि करने को तैयार हो गए। अंत में अमर सिंह मुगलों से संधि करने को तैयार हो गए या राजी हो गए कि भाई कैसे भी करके परिस्थिति को देख करके जनता को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए वे संधि करने को तैयार हो गए। और दोनों में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं मुगल मेवाड़ संधि। दोनों में एक संधि हुई, मुगल मेवाड़ संधि, और यह संधि होती है 1615 में। ठीक है, इस संधि को कराने वाले अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह और जहांगीर के पुत्र खुर्रम थे। ठीक है, कराने वाले अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह और जहांगीर के पुत्र खुर्रम थे। लेकिन ये संधि जिस नाम से हुई वह अमर सिंह के नाम से और जहांगीर के नाम से हुई। ठीक है, मुगल भी अब उन राजपूतों से संधि कर रहे हैं जिन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया मुगलों का, और अंत समय तक अकबर इन्हें पराजित नहीं कर पाया और यह अभी भी संधि करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जहांगीर ने अपनी कूटनीति रणनीति के चलते इन्हें संधि करने पर मजबूर किया। तो ऐसे में मुगलों ने मेवाड़ी शासकों के साथ संधि के लिए कुछ शर्तें या प्रावधान रखे। तो संधि की शर्तें या प्रावधान, दोनों तरफ से ही शर्तें और प्रावधान रखेंगे। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट पहला, जिस तरह से बाकी राजपूत शासकों ने मुगलों से संधि करते समय वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, जैसे कछावा शासक ने अपनी पुत्री हरका बही का विवाह अकबर से किया, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह भी वैवाहिक संबंध स्वीकार करते हैं, किंतु मेवाड़ी शासकों ने वैवाहिक संबंधों को अस्वीकार किया। मतलब मेवाड़ी शासक अपनी पुत्रियों का विवाह मुगलों से
नहीं करेंगे। इनकी ये शर्त को मान लिया गया। दूसरा, मेवाड़ी शासकों को या अमर सिंह को चित्तौड़ का किला दिया जाएगा, क्योंकि अब यह जब संधि करने को तैयार हो गए, उनके अधीन आ गए, तो चित्तौड़ का किला इन्हें दे दिया जाए। इससे पहले ये चामंड से शासन कर रहे हैं, ठीक है। किंतु मुगलों ने यह कहा कि चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं की जाएगी, मरम्मत नहीं की जाएगी, ठीक है। जैसा 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया था, दुर्ग की दीवारें तोड़ दी थी, वैसा ही वो किला रहेगा, उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी। महाराजा अमर सिंह संधि करने के तो पक्ष में थे, लेकिन मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होना चाहते थे कि हम उपस्थित नहीं होंगे। ऐसी परिस्थिति में महाराणा अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे, ठीक है। और अंतिम जो है, मुगल दरबार में उपस्थित होंगे कर्ण सिंह किस रूप में? युवराज के रूप में। राजा के स्थान पर कौन उपस्थित होंगे? युवराज के रूप में। और कर्ण सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया गया, ठीक है। मनसब भी हम चर्चा करेंगे आगे। मनसब एक सैनिक कोड है जिसमें दो होते हैं, जात और सवार। यहाँ जात का मतलब रैंक से और सवार का मतलब है मनसबदार के द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों की संख्या से, ठीक है। तो मुगल मेवाड़ संधि 1615 में कर्ण सिंह और खुर्रम ने करवाई। अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई संधि की शर्तें: वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, चित्तौड़ का किला अमर सिंह को दे दिया जाएगा, किंतु इसकी मरम्मत नहीं की जाएगी। दरबार में अमर सिंह उपस्थित नहीं होंगे, उनके स्थान पर उनकी युवराज के रूप में कर्ण सिंह उपस्थित होंगे और कर्ण सिंह को 5000 का मनसब भी दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर के कुछ प्रश्न बनते हैं जिनकी मैं एक साथ चर्चा करूं। जैसे कि पहला प्रश्न, सर्वप्रथम किस मेवाड़ी शासक ने मुस्लिम अधीनता स्वीकार की? ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सर्वप्रथम किस मेवाड़ी शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तीसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम कौन सा मेवाड़ी शासक या युवराज मुगलों के दरबार में उपस्थित हुआ? ठीक है, 3 प्रश्न हैं आपके सामने। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बता सकते हो, लेकिन मुझे पता है आप फंस जाओगे, तो मैं स्वयं इनका आंसर बताता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करना, अगर आपको आता है तो यस या नो लिखना। आता है तो यस करना और नहीं आता है तो नो, कि अगर आपका पहली बार इन प्रश्नों से सामना हुआ है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कौन सा मेवाड़ी शासक है जिसने मुस्लिम अधीनता स्वीकार की? तो उस व्यक्ति का नाम है उदय सिंह। मैं पीछे बता चुका हूँ, उदय सिंह ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, तो पहला शासक उदय सिंह है। किस मेवाड़ी शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का नाम आएगा उसका नाम है अमर सिंह। नेक्स्ट है, किस मेवाड़ी शासक या युवराज मुगलों के दरबार में उपस्थित हुआ? तो वो है कर्ण सिंह। ठीक है, वो कौन है? कर्ण सिंह। अब क्या होता है कि अमर सिंह ने संधि तो कर ली, लेकिन वो इस संधि से खुश नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में अमर सिंह ने अपने पुत्र कर्ण सिंह को राज्य का भार सौंपा और स्वयं संन्यास ले लिया। और स्वयं ने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। तथा अमर सिंह ने अपना शेष जीवन नौ चौकी नामक स्थान पर बिताया। कौन से स्थान पर? नौ चौकी नामक स्थान पर बिताया, जहां 20 जनवरी 1620 को
अमर सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, 20 जनवरी 1620 को अमर सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। अमर सिंह का अंतिम संस्कार आहड़ में किया गया और इनकी छतरी भी आहड़ में ही बनी हुई है। ये पहला मौका था जब किसी मेवाड़ी शासक की छतरी आहड़ में बनी। तो पहली बार किस मेवाड़ी शासक की छतरी आहड़ में बनी? तो वह थे अमर सिंह, जिनकी छतरी आहड़ में बनी थी। ठीक है, इसके बाद सभी मेवाड़ी शासकों की छतरियाँ आहड़ में ही बनने लग गई और आहड़ में जिस स्थान पर ये छतरियाँ बनी हैं उसे बोलते हैं महासतियों का स्थान। आहड़ उदयपुर में है तो इसे बोलते हैं महासतियों का स्थान। ठीक है, थोड़ा सा समय बच रहा है, मैं एक शासक और ले लेता हूँ और उसका नाम है कर्ण सिंह। ठीक है, अमर सिंह की चर्चा। अमर सिंह का राज्याभिषेक 54 में 1597 में। इनके समय दो मुगल शासक हुए, अकबर और जहांगीर। अकबर ने 2 बार अभियान 1599 1600 जहांगीर के नेतृत्व में, लेकिन जहांगीर असफल रहा। जहांगीर शासक बनता है, 3 अभियान भेजता है 1608 1609 1612, लेकिन तीनों ही ये आक्रमण करने वाले असफल रहते हैं। 1613 में स्वयं जहांगीर आता है, अजमेर आता है और अजमेर आने के बाद 1613 से 16 में जहांगीर ने अपना अजमेर में दरबार लगाया। ठीक है, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। 13 से 15 के बीच में खुर्रम ने जहांगीर के सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। जनता का कत्लेआम कराने के आदेश दिए गए, खड़ी फसल को जलाने के आदेश दिए गए, मेवाड़ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के आदेश दिए गए। इतने सारे संघर्ष के बाद में मेवाड़ी सेना और सरदार परेशान हो गए और अब वह चाहते थे कि कैसे भी करके इस युद्ध का और इस संघर्ष का अंत हो जाए, और इसका अंत संधि ही था। तो कर्ण सिंह जो अमर सिंह के पुत्र थे, उनके कहने पर अमर सिंह मुगलों से संधि करने को राजी हो गए। पहले वह नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनके धर्म के विरुद्ध था। उनके पिता ने पूरा जीवन जंगलों में बिता दिया लेकिन मुगलों के साथ संधि नहीं की। ठीक है, इसके बाद मुगल मेवाड़ संधि होती है। इस संधि को करवाने वाले अमर सिंह के पुत्र कर्ण और जहांगीर के पुत्र खुर्रम थे। ठीक है, अमर सिंह के पुत्र कर्ण और जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने इस संधि को करवाया। अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई संधि की कुछ शर्तें थी। वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, चित्तौड़ का किला मेवाड़ी शासकों को दिया जाएगा, चित्तौड़ की मरम्मत नहीं की जाएगी, दरबार में उपस्थित नहीं होंगे शासक, उनके स्थान पर युवराज उपस्थित होंगे और कर्ण सिंह। तो पहली बार मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला युवराज कौन है? कर्ण सिंह। आगे जाके शासक बने तो शासक और युवराज कौन है? कर्ण सिंह। और कहाँ उपस्थित हुए थे यह उपस्थित हुए थे अजमेर में, और यहीं पर इनको कितने का मनसब दिया गया? 5000 का मनसब दिया गया। ठीक है, इसके बाद कर्ण सिंह इस संधि से परेशान हुए, नाराज हुए और उन्होंने चित्तौड़ अपने पुत्र कर्ण सिंह के नेतृत्व में सौंप दिया और स्वयं संन्यास लेकर के नौचौकी नामक स्थान पर चले गए। उनका शेष जीवन वहीं बीता और 20 जनवरी 1620 को अमर सिंह की मृत्यु हो गई। इनकी छतरी आहड़ में बनी हुई है और ये पहला मौका था जब किसी मेवाड़ी शासक की छतरी आहड़ में बनी और जिस स्थान पर यह आहड़ है वह स्थान है उदयपुर का महासतियों का स्थान। तो नमस्कार, इसके बाद में हमारे कुछ प्रमुख शासक और बच जाते हैं। बाकी आपका महत्वपूर्ण पार्ट जो मेवाड़ शासकों का था वह ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1948 तक हुए मेवाड़ी शासकों का अध्ययन करवाऊंगा क्योंकि उनसे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कुछ पॉइंट बनते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं, लगभग 1 से 2 पॉइंट प्रत्येक शासक को लेकर के होंगे। तो कल अपने शासक होंगे जगत सिंह, राज सिंह, ठीक है, कर्ण सिंह हो गए, हाँ, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, इनकी चर्चा हम करेंगे कल। धन्यवाद।